फ्लोरिडा ने बुलाए सैकड़ों सपेरे। एक साल बाद जो हुआ उसने दुनिया हिला दी। सोचिए, अमेरिका की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है फ्लोरिडा, सन किस्ड बीचेस, सुंदर शहर और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट्स। लेकिन इस जन्नत पर एक ऐसे दुश्मन का साया है जिसे ना गोलियां रोक पा रही हैं, ना टेक्नोलॉजी। एक ऐसा दुश्मन जो चुपके से आता है और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को निगल रहा है। यह दुश्मन है आदमखोर बर्मीज पाइथन। जब फ्लोरिडा सरकार हार मानने लगी, तब उन्होंने एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने दुनिया के कोने कोने से बुलाए सैकड़ों स्नेक किलर्स को, प्रोफेशनल हंटर्स, जिनका काम ही था इन विशाल सांपों का सफाया करना। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, पैसे दिए गए और एक मिशन दिया गया, फ्लोरिडा को इन पाइथन्स से आजाद करो। लेकिन ठीक एक साल बाद जब नतीजे सामने आए तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो हुआ उसने न सिर्फ फ्लोरिडा को बल्कि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस एक साल में? चलिए पर्दा उठाते हैं इस अनोखी और शॉकिंग कहानी से। फ्लोरिडा का अदृश्य दुश्मन कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क से। यह कोई मामूली पार्क नहीं है, यह एक विशाल वेटलैंड है, एक अनोखा इकोसिस्टम जहां हजारों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मगरमच्छ, हिरण, रैकून्स, पैंथर्स और ना जाने क्या क्या। लेकिन 1980s के दशक में एक नया मेहमान यहां आया, बर्मीज पाइथन। शुरू में लोग इन्हें एक्सोटिक पेट्स की तरह रखते थे, लेकिन यह सांप बहुत तेजी से बड़े होते हैं। जब यह 15,020 फीट के हो जाते तो लोग डर कर इन्हें एवरग्लेड्स के जंगलों में छोड़ देते। फिर 1992 में आया हरिकेन एंड्रयू, जिसने कई स्नेक ब्रीडिंग फैसिलिटीज को तबाह कर दिया और हजारों पाइथन्स आजाद हो गए। इन सांपों के लिए एवरग्लेड्स एक स्वर्ग जैसा था। यहां उनका कोई शिकारी नहीं था, लेकिन शिकार बहुत था। इन्होंने इतनी तेजी से अपनी आबादी बढ़ाई कि पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले कुछ सालों में एवरग्लेड्स से 99% रैकून्स, 98% ओपोसम्स और लगभग 87% बॉबकैट्स गायब हो चुके हैं। यह पाइथन उन्हें खा गए। यहां तक कि यह विशालकाय अजगर, एलिगेटर्स यानी मगरमच्छ को भी अपना शिकार बना लेते हैं। फ्लोरिडा के लिए यह एक बायोलॉजिकल डिजास्टर बन चुका था। ऑपरेशन स्नेक किलर्स, फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन यानी FWC ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सब कुछ ट्राई किया। उन्होंने आम लोगों के लिए हंटिंग कंपटीशंस रखे, जिसे पाइथन चैलेंज का नाम दिया गया। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन नतीजा सिफर रहा, क्योंकि यह सांप अपने एनवायरनमेंट में घुल मिल जाने में माहिर होते हैं। इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स उड़ाए गए, थर्मल इमेजिंग कैमरास यूज किए गए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। तब FWC ने एक रेडिकल कदम उठाया। उन्होंने फैसला किया कि वो प्रोफेशनल स्नेक हंटर्स को हायर करेंगे। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें देश भर से 25 बेहतरीन हंटर्स को चुना गया। इन्हें बेसिक सैलरी दी जाती, बाई करवाई करेंगे। क्या भारत एक सांस जो आपको अंदर करने वाले, अपने दोस्त में और ओल्ड कार में प्रोफेशनल बाई करने वाले थी, और हर पकड़े गए पाइथन के लिए एक्स्ट्रा बोनस मिलता था। जितना लंबा सांप उतना बड़ा बोनस। यह फ्लोरिडा की आखिरी उम्मीद थी। यह 25 लोग फ्लोरिडा के स्नेक किलर्स अपने मिशन पर निकल पड़े। भारत की अनोखी कला का प्रवेश। अब यहां कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है और इसमें इंडिया की एंट्री होती है। फ्लोरिडा की FWC को यह रियलाइज हुआ कि सिर्फ बंदूक और टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सांपों को समझते हों, उनकी जुबान जानते हों। और इस मामले में दुनिया में इंडिया के इरोला ट्राइब से बेहतर कोई नहीं है। तमिलनाडु और केरल के इन आदिवासी लोगों का सांपों से सदियों पुराना रिश्ता है। यह सांपों को पकड़ने की अपनी पारंपरिक कला के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इनके पास न कोई हाईटेक गैजेट होता है, न कोई भारी हथियार। इनकी आंखें ही इनका स्कैनर होती हैं। यह जमीन पर टूटी हुई एक पत्ती, मिट्टी पर हल्का सा निशान या सांप के शरीर की गंध से ही बता सकते हैं कि आसपास कोई सांप है या नहीं। उन्हें पता होता है कि सांप कहां छिप सकता है, कब बाहर निकलेगा। यह ज्ञान उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है। तो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने इरोला ट्राइब के 2 मास्टर्स, मासी सदायन और वादीवेल गोपाल को फ्लोरिडा बुलाया। उनका मिशन था इन विशाल पाइथन्स को पकड़ना और अपनी टेक्निक्स अमेरिकन हंटर्स को सिखाना। यह एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था, जहां पश्चिम की मॉडर्न साइंस पूरब के पारंपरिक ज्ञान से मिलने जा रही थी।
जंगल में महामुकाबला। जब मासी और वादीवेल फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में उतरे तो उनके लिए सब कुछ नया था। जमीन, पेड़, पौधे, मौसम, सब कुछ उनके देश से अलग था। लेकिन सांपों को ढूंढने का उनका हुनर यूनिवर्सल था। जहां अमेरिकन हंटर्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में हाईटेक गियर के साथ घूम रहे थे, वहीं यह दोनों बस पैदल ध्यान से जमीन को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और जल्द ही नतीजे दिखने लगे। उन्होंने उन जगहों से पाइथन्स निकाले जहां से अमेरिकन टीम कई बार खाली हाथ लौट चुकी थी। एक बार उन्होंने एक 16 फुट की मादा पाइथन को उसके अंडों के घोंसले से पकड़ लिया। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने अमेरिकन हंटर्स को सिखाया कि सांप के निशान कैसे पहचाने, उनके छिपने की जगह का अंदाजा कैसे लगाए। उन्होंने दिखाया कि सांपों से डरने की नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। धीरे धीरे अमेरिकन हंटर्स ने भी उनकी टेक्निक्स को अपनाना शुरू कर दिया। एक साल बाद हैरान करने वाला नतीजा तो अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर एक साल बाद क्या हुआ जिसने सबको शॉक कर दिया। फ्लोरिडा ने सैकड़ों स्नेक किलर्स, एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी पर लाखों डॉलर खर्च किए थे। सबको उम्मीद थी कि अब तक हजारों, लाखों पाइथन्स मारे जा चुके होंगे और प्रॉब्लम खत्म होने की कगार पर होगी। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। पहला शौक तो यह था कि इतनी मेहनत और इतने एक्सपर्ट्स के बावजूद पकड़े गए पाइथन्स की संख्या उम्मीद से बहुत कम थी। जो 25 प्रोफेशनल हंटर्स हायर किए गए थे, उन्होंने मिलकर पहले कुछ महीनों में लगभग 1000 पाइथन्स पकड़े। यह सुनने में बहुत लगता है, लेकिन साइंटिस्ट का अनुमान है कि एवरग्लेड्स में 1 लाख से 3 लाख के बीच पाइथन्स मौजूद हैं। इस हिसाब से 1000 सांप समंदर में एक बूंद के बराबर थे। शौक यह नहीं था कि हंटर्स नाकामयाब रहे, शौक इस बात का था कि प्रॉब्लम उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा बड़ी थी। यह सांप इतनी तेजी से ब्रीड कर रहे थे कि उन्हें पकड़ने की रफ्तार बहुत धीमी पड़ रही थी। दूसरा और सबसे बड़ा शौक एक पॉजिटिव शौक था। असली कामयाबी पकड़े गए सांपों की गिनती में नहीं थी, बल्कि ज्ञान के आदान प्रदान में थी। इरुला ट्राइब के हंटर्स ने यह साबित कर दिया कि पारंपरिक ज्ञान मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ज्यादा कारगर हो सकता है। उन्होंने अमेरिकन हंटर्स को एक नई सोच दी। अब वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वो सांप की तरह सोचना सीख गए थे। फ्लोरिडा ने रियलाइज किया कि वो गलत तरीके से इस जंग को लड़ रहे थे। यह सिर्फ सांपों को मारने की लड़ाई नहीं थी, यह उन्हें समझने और उनसे एक कदम आगे रहने की लड़ाई थी। इस प्रोग्राम ने साबित किया कि इंसान और प्रकृति की इस लड़ाई में कभी कभी सदियों पुराना ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आगे क्या? इस प्रोग्राम के बाद फ्लोरिडा ने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने माना कि पाइथन्स को पूरी तरह से खत्म करना शायद अब मुमकिन नहीं है। अब उनका फोकस उनकी आबादी को कंट्रोल करने पर है। आज भी फ्लोरिडा में पाइथन एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें रजिस्टर्ड हंटर्स को सांप पकड़ने के पैसे मिलते हैं। अब वो ट्रेंड कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सांपों को सूंघ कर ढूंढ निकालते हैं। साथ ही वो इरुला ट्राइब से सीखी हुई ट्रैकिंग टेक्निक्स का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह लड़ाई अभी जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी। लेकिन फ्लोरिडा की इस कहानी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है। सबक यह कि जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो उसके नतीजे भयानक हो सकते हैं, और कभी कभी उन नतीजों से लड़ने का रास्ता हमें हमारे पुरखों के सिखाए ज्ञान में ही मिलता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी फ्लोरिडा के स्नेक किलर्स की। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी इस इन्वेसिव स्पीशीज की प्रॉब्लम पर काबू पा सकेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।